साथ मैं हूं सोनाली सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। नेपाल के जंगल से भटक कर आया खतरनाक बाघ अब सीतामढ़ी शहर के आसपास के इलाके में पहुंच चुका है। बताते चले आपको कि सीतामढ़ी नगर निगम के इलाके में बाघ की मौजूदगी के स्पष्ट संकेत मिले हैं। बाघ को खोजने के लिए वन विभाग की टीम लगातार कोशिश कर रही है। बाघ के पग मार्ग को आधार बनाकर खोजबीन इस वक्त वन विभाग की ओर से जारी है। आम लोगों को सुरक्षित रखने के लिए माइकिंग के जरिए लगातार आगाह किया जा रहा है। स्थानीय लोगों से बात की हमारे सहयोगी राकेश कुमार ने। मैं इस वक्त मौजूद हूं सीतामढ़ी शहर के नजदीक एक गांव में जिसका नाम है खरका और यह नगर निगम के इलाके में पड़ता है। और आपको हम तस्वीर दिखाने की कोशिश करते हैं कि बुधवार की देर रात यहां पर बाघ के आने की खबर तेजी से आसपास के इलाके में फैली थी और तब से लेकर अभी तक जो लोग हैं वो काफी दहशत के साए में जी रहे हैं, क्योंकि रातों रात कई मवेशियों को बाघ ने अपना निशाना बनाया है। और जब सुबह लोगों की नींद खुली तो कई मवेशी जो गांव का स्तरे होता है उसमें मौत के आगोश में पड़े दिखाई दिए। अगर इस इलाके में है तो शहरी जो इलाका है वहां भी बाघ प्रवेश कर सकता है और उसके बाद भारी तबाही मचेगी। हमारे साथ कुछ लोग हैं जो बताएंगे कि किस तरीके से दहशत में है। बताइए कितना आप लोग डरे हुए हैं? बहुत ज्यादा डरे हुए हैं हम लोग, मतलब कि सुबह से यहीं पे है। जब खबर चला कि बाघ है तो चारों बगल से सन्नाटा छाया हुआ है। बहुत सारे डरे हुए हैं लोग, अपने घर घर में पूरा हल्ला हो गया है। बच्चे लोग सब जो निकलते थे सब घर में है। दहशत यही है। सूचना मिली है हम लोगों को कि एक तो 2 घोड़ा मारा गया है, तो अभी हम लोग देखे हैं, लेकिन गांव के लोग में बहुत दहशत है। और साथ ही साथ जो किसान वर्ग के लोग हैं हमेशा तो खेती में रहने वाले लोग हैं, इससे बचकर तो रहना ही पड़ेगा। ऐसे डीएफओ का गाड़ी जो है अभी सूचना की है कि सभी लोग सतर्क रहें। इलाके में बाघ की मौजूदगी का दावा लगातार किया जा रहा है और जाहिर सी बात है ग्रामीण इलाका है, खेतों में मजदूर काम करते हैं, महिलाएं घास काटने आती है। तो ऐसे परिस्थिति में जो गांव के लोग हैं वो काफी दहशत में है और यहाँ के लोगों के द्वारा वन विभाग से गुहार लगाई गई है ताकि बाघ की खोज खबर किया जा सके। राकेश रंजन, न्यूज 18, सीतामढ़ी। विभाग का टीम के द्वारा उनके पगमार्ग का पहचान करने का प्रयास किया गया है। उनके द्वारा बताया गया है कि उनका टीम पिंजरा के साथ उनको पकड़ने के लिए लगातार उसका फील्ड में प्रयास कर रहा है। उसको पकड़ने का लगातार उस पर टीम लगा हुआ है। जल्दी उन लोगों को सफलता मिलेगी। सर क्या क्षति पहुंची? और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी राकेश जुड़ चुके हैं। राकेश, इस वक्त वन विभाग की ओर से क्या कुछ तैयारियां की गई हैं, क्योंकि लोगों को सुरक्षित रखना एक बड़ा चैलेंज होगा यहाँ पर? जी मैं आपको बता दूं कि वन विभाग के पास संसाधन की घोर कमी है। और इससे पूर्व जब 5 जनवरी को बाघ पहली बार सीतामढ़ी जिले में दिखा था रीगा प्रखंड के रमनगरा गांव में, तो उस समय 2 जिलों से टीम बुलाई गई थी वन विभाग की, हाजीपुर और मुजफ्फरपुर। 2 जिलों से टीम बुलाई गई थी और यहाँ पर उसकी खोज खबर करने का प्रयास किया गया था, लेकिन 2 दिन के बाद उस टीम को वापस भेज दिया गया। फिलहाल सीतामढ़ी वन विभाग के पास संसाधन और ऐसा कोई अत्याधुनिक साधन इनके पास नहीं है कि इस बाघ को खोजा जा सके। जो खाना पूर्ति किया जा रहा है पगमार्ग के आधार पर उसको खोजने की तलाश की जा रही है, लेकिन अब तक कोई सफलता हाथ नहीं लगा है। सिर्फ माइकिंग के जरिए जो स्थानीय लोग हैं उनको आगाह किया जाता है कि वो अपने घरों से बाहर न निकले। ऐसी परिस्थिति में यह जंगली जानवर काफी खतरनाक साबित जंगलों से यह भटक कर आया है और इसको खोजने के लिए बड़े संसाधन की और बड़े इक्विपमेंट्स की जरूरत होगी, जो यहाँ के वन विभाग के पास नहीं है। और साथ यही वजह है कि पिछले 5 जनवरी से सीतामढ़ी जिले में विभिन्न जगहों पर बाघ को देखने का दावा किया जा रहा है और वन विभाग इस मामले में पूरी तरीके से असहाय की भूमिका में है। चलिए राकेश, नजर बना रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारियों के लिए। बड़ी खबर गोपालगंज से है, जहां पर रेलवे स्टेशन पर लूटपाट का विरोध करने पर बेखौफ अपराधियों ने 2 छात्रों को चाकू मारकर गंभीर रूप से जख्मी कर दिया। घटना गोपालगंज रेलवे स्टेशन की बताई जा रही है। घायल दोनों छात्रों को इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। यह भी बताया जा रहा है कि बदमाशों ने दोनों छात्रों को घेर लिया था। मोबाइल और बैग लूटने की कोशिश यहां पर उनकी ओर से की गई। जब छात्रों ने इसका विरोध किया तो दोनों को चाकू मारकर जख्मी कर दिया गया और सामान को लूट लिया गया। मामले में नगर थाने की पुलिस ने घायल छात्रों के बयान पर अज्ञात बदमाशों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर गिरफ्तारी के लिए छापेमारी शुरू कर दी है।
एक आदमी को छोड़ने गए थे, उधर से लौटने के हम लोग को आदमी रोका और उसके बाद मोबाइल छीनने की कोशिश किया। उसके बाद हम छुड़ा रहे थे, वो लोग हम लोग बैठ छोड़ा मार दिया। कितना लोग को मारा है? 2 आदमी। क्या नाम है दोनों का? दोनों का। आपका क्या नाम है? हमारा नाम रंजीत कुमार, उसका। ये दोनों बच्चे अपने मित्र को छोड़ने के लिए स्टेशन की तरफ गए थे। उधर से जब लौट रहे थे तो इनका लोगों के द्वारा फोन छीनने का कोशिश किया गया, कुछ लोगों के द्वारा। जब उन्होंने अपना फोन नहीं दिया तो इनके जगह पर चाकू मारा है। कितने लोग को चाकू लगा है? 2 लड़कों को लगा है। क्या नाम है दोनों का? क्या नाम है दोनों का? एक का नाम है शैलेंद्र और दूसरे का नाम है रंजीत। और लगातार जारी सर्दी के सितम में एक तरफ अलाव जहां लोगों की जिंदगी का सहारा बन रहा है, तो वहीं जानलेवा भी साबित हो रहा है। बेगूसराय में अलाव की आग से पिछले 3 दिनों में लगभग 11 लोग हताहत हुए हैं और गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। फिलहाल सभी का इलाज सदर अस्पताल में जारी है। वहीं अस्पताल में भी बर्न वार्ड में बेड की कमी की वजह से मरीजों को काफी परेशानियों का सामना यहां पर करना पड़ रहा है। ये अंदर से छिटकी लगा लिए और बुरसी ताप रहे थे, और किधर कैसे लग गया वो तो अब माता ही जानेंगे। आग तापने फिर हमको आग लग गए थे, ठंडा लगने का। ठंडा लगने का? हाँ। तो ज्यादा ठंडा था इसलिए? ज्यादा ठंडा था। बर्न वार्ड के लिए स्पेशलाइज हम लोग 8 बेड का ही रखे हुए थे, लेकिन ठंड में हम देख रहे हैं कि कुछ ज़्यादा केसेस आ रहे हैं यहाँ पे। तो मेरे ख्याल से अगर इस तरह के, हालांकि लोगों को तो पहले बचाव करना चाहिए खुद ही, और इस तरह का कोई केसेस अगर आता है और भी, तो हमारे पास पर्याप्त जगह है जहां हम बर्न के मरीजों। और कटिहार के हसनगंज थाना क्षेत्र के खरवाना गांव में एक ही परिवार के 2 घर जलकर राख हो गए। इस अगलगी की घटना में लाखों का नुकसान हो गया है। बताया जा रहा है कि घर के सभी लोग भोज खाने के लिए बाहर गए हुए थे और इस दौरान घर में आग लग गई और सारा सामान जलकर राख हो गया। आनन फानन में स्थानीय ग्रामीणों की मदद से किसी तरह से आग पर काबू पाया गया, लेकिन तब तक लाखों का नुकसान हो चुका था। तस्वीरें आप देखिए, लाखों का नुकसान यहां पर बताया जा रहा है। हालांकि कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया गया, लेकिन 2 घर यहां पर जलकर राख हो चुके हैं। बुद्धा का दामाद है ये। कैसे आग लगा? ये बाहर में रहता है, इसका जो कि फैमिली पूरा जो कि मेजबानी खाने के लिए गया है। कैसे आग लग गया, था हम लोग को आवाज हुआ तो दौड़ के आए तो आग बुता है इसमें। और कितना नुकसान हुआ? नुकसान तो लाखों का नुकसान हुआ होगा, सारा सामान जल गया इसका, 2 घर जल गया। और दानापुर पुलिस ने एक ऐसे गिरोह का खुलासा किया है जो सोशल मीडिया पर आपराधिक वारदातों को अंजाम देने के लिए सुपारी लेने का हथकंडा अपनाता था, और इसके लिए इन शातिर अपराधियों ने किंग्स ऑफ कालिया नाम से एक व्हाट्सएप ग्रुप भी बनाया था। दानापुर पुलिस की कार्रवाई में 7 अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है, जिनके पास से भारी मात्रा में हथियार बरामद किए गए हैं। इन आरोपियों ने अपराध की दुनिया में पांव जमाने के लिए सोशल मीडिया को हथियार बनाया था और सोशल मीडिया पर किंग्स ऑफ कालिया नाम से एक ग्रुप चला रहे थे, जिसमें ये लोग किसी की हत्या, लूट, डकैती या फिर मारपीट जैसी किसी घटना के लिए संपर्क करने का ऑफर करते थे, और इसके लिए ये लोग हथियारों के साथ भी कई तरह के वीडियो अपलोड किया करते थे। मुख्य संचालक इस ग्रुप का नीतीश और ऋतिक कुमार करके 2 व्यक्ति हैं, जो मुख्य तौर पे ये गैंग्स ऑफ कालिया नामक ग्रुप चलाते थे, और ऐसा अप्रीहेंशन था कि इनके द्वारा कोई घटना भी घटित की जा सकती थी। डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से वीडियोस अपलोड करते थे, जैसे कि इंस्टाग्राम, यूट्यूब आदि पे ये वीडियोस अपलोड करते थे, जिनमें ये लोगों से कहते थे कि अगर आपको किसी को मारना हो या कुछ करना हो तो इनको वो जो है संपर्क करें। तो इसी क्रम में इनकी करीब ये 7 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। और साहिबगंज के मंडरो प्रखंड के मैदान से हिल रबिका पहाड़िन को न्याय दिलाने को लेकर गुरुवार को एक रैली निकाली गई। ये रैली असेंबली आदिम जनजाति महासभा के बैनर तले निकाली गई। रैली में लोगों ने जमकर नारेबाजी की और रबिका के हत्यारे को फांसी देने की मांग की गई। साथ ही मृतक के परिजनों को मुआवजा और नौकरी देने की भी यहां पर मांग की गई। आपको बताते चले कि घटना के 25 से 26 दिन बीत जाने के बाद भी अभी तक इस हत्या के मास्टरमाइंड मैनुल हक की गिरफ्तारी नहीं हो पाई है, जिसको लेकर पहाड़िया समुदाय के लोगों में काफी आक्रोश है। साथ ही लोगों ने यह भी कहा है कि वर्तमान सरकार में संथाल परगना में महिलाओं के प्रति बढ़े अपराध के कारण आदिम जनजाति के लोगों में नाराजगी भी है। वहीं न्याय यात्रा को देखते हुए सुरक्षा के दृष्टिकोण से सुबह से ही प्रखंड में पुलिस बल की तैनाती कर दी गई थी।
जुलूस निकालने का मेन मकसद है कि मेरे बेटी के साथ, मेरे बहन के साथ कभी आइंदा ऐसा ना हो। सरकार से उम्मीद खत्म हो चुकी है। सरकार अभी तक इसका कोई एक्शन नहीं लिया। इसका कातिल अभी भी फरार है, एक कातिल, उसके ऊपर कोई एक्शन नहीं है। तो सरकार से हमारे ऊपर भरोसा निकल चुकी है। ये जो सरकार अभी वर्तमान सरकार है, उनसे मेरा अभी विश्वास उठ चुका है। और एक दुखद खबर राजनीतिक गलियारे से। पूर्व केंद्रीय मंत्री शरद यादव नहीं रहे। पूर्व जेडीयू अध्यक्ष शरद यादव का निधन हो गया है। 75 साल की उम्र में उन्होंने अंतिम सांस ली। उनकी बेटी ने खुद ट्वीट कर इसकी जानकारी साझा की है। गुरुग्राम के फोर्टिस अस्पताल में उनका निधन हुआ। सियासी गलियारे में इस वक्त शोक की लहर है। सभी पार्टियों के तमाम नेताओं ने शोक जाहिर किया है। 75 साल की उम्र में उन्होंने अंतिम सांस ली। गुरुग्राम के फोर्टिस अस्पताल में वो काफी लंबे वक्त से बीमार चल रहे थे। तो जेडीयू के पूर्व अध्यक्ष शरद यादव के निधन के बाद उनके समर्थकों में शोक की लहर है। समर्थक तुगलक रोड पर स्थित उनके पुराने आवास पर जाते नजर आए। इस पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी शंकर आनंद। देश की राजनीति में काफी चर्चित राजनेता रहे शरद यादव का निधन हो गया। दरअसल उनका इलाज गुरुग्राम स्थित फोर्टिस हॉस्पिटल में चल रहा था और वहां से रात में तकरीबन 11 बजे के बाद इस मामले की जानकारी मिली कि उनका निधन हो गया। और इस मामले पर उनकी बेटी ने ही इस मामले पर औपचारिक तौर पर इस खबर की पुष्टि की। और जिस तरह से शरद यादव की अगर बात करें तो जेपी आंदोलन के मूवमेंट से वो काफी चर्चा के केंद्र में आए थे। लालू प्रसाद यादव, नीतीश कुमार के साथ साथ कई बड़े राजनेताओं के साथ उनके बहुत घनिष्ठ मित्रता रही। और जिस तरह से उनका कद रहा, वो कद निश्चित तौर पर वो मध्य प्रदेश और बिहार की राजनीति से ऊपर उठकर देश की केंद्रीय राजनीति में उनका काफी बड़ा नाम रहा। और चाहे सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो, हर पार्टी में उनके अच्छे और उनके चाहने वाले नेता रहे। और कहीं न कहीं कहा जा सकता है कि जिस तरह से वो अटल बिहारी वाजपेयी सरकार में भी वो केंद्रीय मंत्री रहे, तो उनके एक चाहने वाले जो लोग हैं उनकी तादाद देश के कई राज्यों में रही है। लेकिन पिछले कुछ समय से लगातार वो काफ़ी बीमारियों से भी परेशान चल रहे थे। और तुगलक रोड स्थित उनका जो आशियाना है, उस आशियाना पे भी कई समर्थक देर रात में यहाँ पर आते हुए दिखे। हालांकि यहाँ से वो छोड़ करके जो उनका आवास जो है वो उस आवास को छोड़ करके बहुत पहले जा चुके हैं। लेकिन कई समर्थक देर रात में तुगलक रोड स्थित जो उनका आवास है वहाँ पर भी नजर आ रहे थे। तो एक तरह से कहा जा सकता है कि शुक्रवार को कल जो उनका जो पार्थिव शरीर जो है वहाँ से उनके आवास पे लाया जाएगा। और उसके बाद आगे उनका जो अंतिम संस्कार कहाँ करना है, उनके परिजन इस मामले में अंतिम फैसला लेंगे। शंकर आनंद, न्यूज़ 18, दिल्ली। और चलिए अब एक नजर डालते हैं शरद यादव के सियासी सफर पर। एक लंबा सियासी सफर उनका रहा है। चाहे हम बिहार की राजनीति की बात करें या फिर मध्य प्रदेश की या फिर केंद्र की राजनीति का, तो एक बड़ा सफर उनका रहा है। शरद यादव का सियासी सफर 1947 में मध्य प्रदेश के होशंगाबाद के बंदाई गांव में जन्म हुआ। जबलपुर के इंजीनियरिंग कॉलेज से बीई की डिग्री ली। छात्र जीवन से ही शरद यादव राजनीति से प्रेरित रहे। जबलपुर इंजीनियरिंग कॉलेज में छात्र संघ के अध्यक्ष चुने गए। जयप्रकाश और डॉक्टर लोहिया के विचारों से प्रेरित हुए। डॉक्टर लोहिया के विचारों से प्रेरित होकर राजनीति में आए। आपातकाल में मीसा एक्ट के तहत बंदी बनकर जेल गए। 27 साल की उम्र में लोकसभा चुनाव जीतकर संसद पहुंचे। 1974 में मध्य प्रदेश की जबलपुर सीट से सांसद चुने गए। जबलपुर के बाद यूपी के बदायूं और फिर बिहार के मधेपुरा से सांसद बने। 1996 में शरद यादव बिहार से 5वीं बार लोकसभा सांसद बने। शरद यादव 7 बार लोकसभा और 3 बार राज्यसभा सांसद बने। शरद यादव जनता दल के संस्थापक सदस्यों में से एक थे। 1989 से 90 में केंद्रीय टेक्सटाइल और फूड प्रोसेसिंग मिनिस्टर रहे। 1995 में जनता दल का कार्यकारी अध्यक्ष चुने गए। 1997 में जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने। 1997 में लालू प्रसाद को हराकर सांसद बने।
1998 में जॉर्ज फर्नांडिस के सहयोग से जनता दल यूनाइटेड बनाई। 1999 में नागरिक उड्डयन मंत्री बने। 2001 में केंद्रीय श्रम मंत्री बने। 2004 में शरद यादव राज्यसभा सांसद बने। 2009 में 7वीं बार लोकसभा सांसद बने। 2014 के लोकसभा चुनाव में मधेपुरा से हार का सामना करना पड़ा। 2014 में राज्यसभा के लिए तीसरी बार सांसद निर्वाचित हुए। तो शरद यादव के निधन पर राजनीतिक जगत में शोक की लहर है। उनके निधन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी दुख जाहिर किया है। पीएम मोदी ने ट्वीट किया है कि शरद यादव के निधन से बहुत दुख हुआ। अपने लंबे सार्वजनिक जीवन में उन्होंने खुद को सांसद और मंत्री के रूप में प्रतिष्ठित किया। वे डॉक्टर लोहिया के आदर्शों से काफी प्रभावित थे। मैं हमेशा हमारी बातचीत को संजो कर रखूंगा। उनके परिवार और प्रशंसकों के प्रति मेरी संवेदनाएं हैं। और सीएम नीतीश कुमार ने भी जेडीयू के पूर्व अध्यक्ष शरद यादव के निधन पर शोक जाहिर किया है। उन्होंने ट्वीट किया कि पूर्व केंद्रीय मंत्री शरद यादव जी का निधन बेहद दुखद है। शरद यादव जी से मेरा बहुत गहरा संबंध था। मैं उनके निधन की खबर से स्तब्ध हूं एवं मर्माहत हूं। मैं एक प्रखर समाजवादी नेता थे वो। उनके निधन से सामाजिक एवं राजनीतिक क्षेत्र में अपूरणीय क्षति हुई है। ईश्वर उनकी आत्मा को शांति प्रदान करे। और इधर अपने पुराने साथी शरद यादव के निधन के बाद आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव भी काफी भावुक हो गए। उन्होंने कहा कि शरद यादव के निधन की खबर सुनकर विचलित हूं, बहुत बेबस महसूस कर रहा हूं। शरद यादव जी बड़े भाई का मृत्यु का खबर सुन करके मैं काफी विचलित हुआ हूं, काफी दुखी हूं और काफी आघात लगा है। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं उनकी आत्मा को चिर शांति दें। जेडीयू के पूर्व अध्यक्ष शरद यादव का निधन हो गया है। शरद यादव के निधन की खबर से राजनीतिक गलियारे में शोक की लहर है। डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने भी शरद यादव के निधन पर शोक व्यक्त किया है और उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। वरिष्ठ नेता आदरणीय शरद जी आज हमारे बीच में नहीं रहे। इस खबर को सुनकर के हम सब लोग जो है मर्माहत हैं। इस दुख की घड़ी में उनके सभी परिवार और परिजनों के प्रति हमारी संवेदना है। और माता जी से बात हुई, भाई शांतनु से बात हुई और सभी समाजवादी विचारधारा को मानने वाले सभी योद्धा, सभी लोग उनके साथ खड़े हैं इस दुख की घड़ी में। और अब बात करते हैं बिहार में जारी शीतकाल की। दानापुर में कपकपाती ठंड में पुलिसकर्मी और पदाधिकारी ड्यूटी कर रहे हैं। इस भयानक ठंड से खुद को बचाने के लिए पुलिसकर्मी भी अलाव का सहारा ले रहे हैं। पुलिसकर्मियों से बात की हमारे संवाददाता अमरजीत शर्मा ने। ठंड है, प्रचंड है। हम मौजूद हैं दानापुर में और दानापुर में ठंड से बचने के लिए लोग खुद से जुगाड़ कर रहे हैं। यहाँ पर हम दानापुर थाना में हैं और यहाँ देख सकते हैं किस तरह से आग की व्यवस्था की गई है और ड्यूटी के साथ साथ जो है खुद को बचाने के लिए भी जो है कोशिश की जा रही है। आज हम सबसे पहले जो है बात कर लेते हैं हम किस तरह से ड्यूटी भी हो रहा है और बचाव भी हो रहा है ठंड से। आप लोग देख ही रहे हैं, हम लोग अलाव जला के अपने आप को बचा रहे हैं और ठंड में अपना ड्यूटी कर रहे हैं। ठंड काफी है, बहुत ज्यादा ठंड है। रात में गश्ती में दिक्कत होती है? ये दिक्कत तो होती है, लेकिन हम लोग अपना जो ड्यूटी है उसको पूरा करते हैं। अपनी ड्यूटी करती हैं और उसके बाद आग से जो है कितना फायदा पहुंच पाता है? बोलिए। राहत मिलता है। आग पर बैठते हैं तो फिर ड्यूटी अपना निभाते हैं। और क्या, ड्यूटी ज्यादा जरूरी है। ड्यूटी ज्यादा जरूरी है। हाँ, ये ठंड की बचाव से जो है बचाव करना भी जरूरी है, ड्यूटी भी करना जरूरी है। तो ठंड से बचाव के लिए अलाव की व्यवस्था की गई है और ये खुद से व्यवस्था की गई है। और अलाव की व्यवस्था दानापुर में कुछ ही जगहों पे नजर आ रहा है। सरकार को अलाव की व्यवस्था करनी चाहिए ताकि
और लोगों को भी राहत पहुंच सके। दानापुर से न्यूज़ 18 के लिए अमरजीत शर्मा। और बेगूसराय में ठंड का सितम लगातार जारी है। लोगों को अब अलाव का सहारा लेना पड़ रहा है। स्थानीय लोगों का इस पर कहना है कि प्रशासन की ओर से अलाव की व्यवस्था नहीं की जा रही है, जिसकी वजह से उन्हें तकलीफों का सामना करना पड़ रहा है। और आप तस्वीरें देखिए, चौक चौराहों पर लोग अलाव के सहारे हैं, लेकिन लोगों की ये शिकायत है कि नगर निगम की ओर से, प्रशासन की ओर से अलाव की व्यवस्था नहीं की जा रही है। और बड़ी खबर नासिक से सामने आ रही है। सिन्नार रोड पर सड़क हादसा